नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत में कृषि। दोस्तों ये 10th एग्ज़ाम, 12th एग्ज़ाम एवं 8th एग्ज़ाम के हिसाब से दोस्तों जो ये टॉपिक है भारत में कृषि, ये जो है तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको जो है तो ये सभी क्लासों में देखने को मिलता है। आपको ये कक्षा 8 में भी मिलेगा, कक्षा 10 में भी और कक्षा 12 में भी भूगोल में ये टॉपिक आपको मिलेगा। तो ये टॉपिक जो है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज जो है तो हम इस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड भी थी कि सर भारत में जो कृषि है उस टॉपिक को करवा दीजिए, तो इसीलिए आज मैं इस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों यह टॉपिक जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यह टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से के हिसाब से जो ये टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से लगभग 99% क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों यह टॉपिक को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि कृषि क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, कृषि का तात्पर्य उन फसलों के उत्पादन और पशुपालन से है। दोस्तों कृषि, मिश्रित कृषि बोलेंगे किसको, जिसमें जो कृषि कार्य फसलों को उगाने का जो कार्य है और पशुओं को जो पालने का कार्य है, तो कृषि में फसलें उगाना और पशुओं को पालना, ये दोनों चीज़ जो करेगा ना वही हो जाएगा मिश्रित कृषि। क्या कहला जाएगी वो? मिश्रित कृषि, ठीक है। तो कृषि का तात्पर्य फसलों के उत्पादन और पशुपालन से है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अर्थव्यवस्था, अर्थ यानी धन, व्यवस्था यानी जो है तो व्यवस्था यानी कि जो है तो अर्थ यानी कि धन संपत्ति की व्यवस्था जो है वो कृषि पर ही आधारित है। अगर कृषि नहीं रहेगी तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह चरमरा जाएगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए कृषि जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। और भारत में कृषि आज से लगभग जो है तो 10,000 वर्ष पूर्व से की जा रही है, ठीक है। कितने वर्ष से पूर्व? 10,000 वर्ष से पूर्व से की जा रही है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। मगर इसके बाद भी यह कहना सही होगा कि भारत में असली कृषि की शुरुआत जो है वह हरित क्रांति के बाद ही जो है तो शुरू हुई है। हरित क्रांति क्या है दोस्तों? हरित क्रांति जो है तो गेहूं के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। वैसे हमारे भारत देश में सबसे नंबर 1 फसल उत्पादन जो है तो चावल है यानी धान है, लेकिन हरित क्रांति के कारण गेहूं को महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि भारत में नंबर 1 जो है तो कृषि फसल उत्पादन में कौन सी है? तो गेहूं माना जाता है हरित क्रांति के कारण। दोस्तों हरित क्रांति 1960 के में जो है तो शुरू हुई। इसका नेतृत्व यानी कि गाइडलाइन, नेतृत्व का मतलब क्या होता है? गाइड, जो गाइड कर रहा है। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन कर रहे थे, ठीक है, जी के द्वारा किया गया था। और हरित क्रांति को भारत में लाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और डॉक्टर AB जोशी का जो है तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। उसके बाद भारत में कृषि का एक मजबूत ढांचा तैयार हो गया और भारत के पास हर वह तकनीक है जिसकी जो है तो कृषि करने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जलवायु व भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो है तो कृषि पद्धति का चयन, ठीक है, मतलब वहाँ की जलवायु कैसा है, वहाँ की भूमि कैसी है, मतलब भौगोलिक स्थिति देखना है कि मतलब वहाँ पे जो है तो भौगोलिक स्थिति में आ जाएगा दोस्तों अपना जो है तो वहाँ की जो है तो जलवायु, तापमान, मौसम, ठीक है, और वहाँ की भूमि, वहाँ की मृदा, भूमि का प्रकार, मृदा का प्रकार, ठीक है, और वहाँ पे जो है तो जल की उपलब्धता, ठीक है, बिजली की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता, ठीक है, और इसके अलावा जो है तो आवागमन की सुविधा, ये सब भौगोलिक स्थिति हैं दोस्तों। ये भौगोलिक स्थिति के जो क्या हैं? आधार हैं। तो इनकी उपस्थिति होने के कारण जो है तो कृषि पद्धति का चयन हुआ है। जैसे भारत में जलवायु के आधार पर कई प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है।
भारतीय कृषि को जलवायु के हिसाब से अलग अलग विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से यहाँ खेती को 3 सीजन में बांट दिया गया है, जैसे रबी, खरीफ और जायद। ये 3 फसलें बांट दी गई हैं। क्यों? भौगोलिक स्थिति के आधार पर, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वहाँ पे जब रबी की फसल होगी उस टाइम पे खरीफ की नहीं हो सकती, और जब खरीफ की फसल होगी उस टाइम पे रबी की नहीं हो सकती, और जब रबी की होगी तो उस समय जायद की नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, यहाँ रबी का मतलब होता है गेहूँ, यानी कि गेहूँ हो गया है ना, अरहर हो गई, नहीं गेहूँ हो गया, गेहूं के बाद चना हो गया, ठीक है, अलसी हो गई, मसूर हो गया। ये जो है तो रबी की फसलें हैं। ठीक है, और खरीफ की फसलें की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा धान, दालें, ठीक है, यानी कि अरहर, ठीक है, और उड़द, मूंग, ये सब खरीफ की फसलें में आ जाती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जायद की, तो दोस्तों जायद के अंतर्गत जो है तो केवल सब्जियां आती हैं, जो कि जो है तो फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 मंथ के सीजन में जो है तो बो दी जाती हैं, और जुलाई के पहले यानी कि जो है जून में काट ली जाती हैं। ठीक है, वो जायद की फसलें हो गई। समझ में आया? अब हम अगला देख लेते हैं, इसमें जो है तो डिटेल से देख लेते हैं रबी की फसल। ठीक है, वह फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में जो है तो काट ली जाती हैं। ठीक है, शीत ऋतु, शीत यानी कि ठंडी ऋतु में। अब देखिए जैसे गेहूं जो है तो वो ठंडी ऋतु में बोया जाता है, ठीक है, और जैसे ही गर्मी पड़ने लगती है तो उसको काट लिया जाता है ना। इसीलिए रबी की फसल में जो है तो गेहूं आएगा जो शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काट लिया जाता है। ऐसी फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। भारत में सामान्यतः रबी की जो फसल है वह अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में जैसे ही धान काटती है तो गेहूं बो देते हैं अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, और मार्च अप्रैल में गेहूं काट लेते हैं, और जैसे ही गेहूं काटते हैं तो गर्मी का सीजन चालू रहता है। उसके बाद वहाँ पे जायद की फसलें यानी सब्जियां लगाना शुरू कर देते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि जो है तो गेहूं के लिए पकते समय जो है तो गर्म वातावरण चाहिए। ठीक है, गर्म तापमान होना चाहिए। ठीक है, जैसे रबी की फसलों के अंतर्गत आने वाली प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, बरसीम, आलू, मसूर, लहसुन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको पकते समय जो है तो तापमान की अधिक ज़रूरत होती है। लगभग 27% तापमान की, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जो है तो ज़रूरत होती है। कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और बोते समय जो है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वह फसल होती है जो वर्षा शुरू होने के साथ बोई जाती है। ठीक है, इसे वर्षा काल की फसल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे धान जो है वो जैसे ही बरसात होती है तब बोई जाती है। बोई जाती है कि नहीं बोई जाती? ठीक है, तो धान जो है तो वो खरीफ की फसल है, क्योंकि वह वर्षा हो जैसे ही शुरू होती है तो उसकी बुवाई शुरू हो जाती है। तो इन फसलों की बुवाई करते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तापमान भी, क्योंकि देखो तापमान बनेगा तभी तो बारिश होगी, तापमान नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। तो बारिश होने के लिए तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जब धान को बोया जाता है उस टाइम पे तापमान अधिक होना चाहिए एवं आर्द्रता भी, नमी भी होना चाहिए, मतलब दोनों चीज़ होना चाहिए। जबकि पकते समय इसके लिए शुष्क वातावरण का होना जरूरी है, मतलब इसमें जो है तो पानी वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए पानी एकदम कम होना चाहिए, एक भी पानी होना ही नहीं चाहिए जब ये पके। ठीक है, इन फसलों की बुवाई करते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जबकि पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। ऐसी फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून में शुरू होने के साथ बोई जाती हैं। सामान्यतः इनकी बुवाई 15 जून से जुलाई तक की जाती है। सितंबर अक्टूबर तक इनकी कटाई कर ली जाती है। इन फसलों के अंतर्गत जैसे कि जो है तो हम देख सकते हैं कि ज्वार है, बाजरा है, धान है, ये सब खरीफ की फसल है। मक्का है, गेहूं है, ठीक है, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, ये सब जो है तो खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, और ये सारी फसलें जो है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के शुरू होने के साथ ही बोई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरा जो फसल का प्रकार है वो है जायद की फसलें। ठीक है, वे फसलें कहलाती हैं जो रबी और खरीफ के बीच के समय में बोई जाती हैं। ठीक है, जिस रबी की कटाई हो जाती है तो खेत खाली हो जाता है। ठीक है,
जब रबी की कटाई हो जाती है, रबी फसल की, उस टाइम पे खेत खाली हो जाता है तो बो दी जाती है, ठीक है। और जो है तो लगभग 1.5 माह का समय होता है। इसे अल्पकालीन समय में ही जो है तो ग्रीष्म ऋतु वाले समय में जायद की फसलें बुवाई की जाती हैं। मतलब जो है तो जैसे ही गेहूं कटता है, गेहूं जैसे कि मार्च अप्रैल में कट जाएगा, है ना, तो मई जून जुलाई 3 मंथ का टाइम रहता है, ये 2 मंथ 3 मंथ का, ठीक है। इस टाइम पे उसको उगा लिया जाता है, ठीक है, और उन्हें जो है तो जून तक काट लिया जाता है। जायद की खेती उन क्षेत्रों में अधिक तरह से की जा सकती है जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो, क्योंकि ये सब्जी की खेती जहां की जाएगी वहां पानी की व्यवस्था तो एकदम होना ही चाहिए हर हाल में। अगर पानी नहीं है तो आप वहां पे सब्जियां नहीं उगा सकते, ठीक है। जायद की फसलों के अंतर्गत अधिकांश सब्जियों की खेती होती है। इसमें तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा का, करेला आदि की खेती की जाती है। इसके अलावा दलहन फसलें मूंग, उड़द, कुल्थी भी बो दी जाती है उस टाइम में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो है तो भारत में कृषि के प्रकार। अब देखो कृषि में जो है तो ट्रैक्टर बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक्टर है यह जो है तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है आज के परिवेश में। पुराने समय में तो हालों और बैलों के द्वारा खेती की जा सकती थी, की ही जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में जब टेक्नोलॉजी का ज़माना आया है तो अब सारी चीज़ें जो है तो ट्रैक्टर और मशीनों से, यानी ट्रैक्टर से बुवाई जुताई हो गई और जो है तो हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग हो गई, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं कृषि, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं जो है तो कृषि के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की कृषि हैं। अभी तो हमने जो है तो कृषि फसलों के बारे में जाना, अब हम देख लेते हैं कृषि के प्रकार, ठीक है। तो भारत में भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक हमने बता ही दिया है। भौगोलिक स्थिति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कहीं भूमि मैदानी है तो कहीं पथरीली है तो कहीं पहाड़ी नुमा है। यानी कि जो है तो कृषि करने के लिए भूमि का आकार या आकृति को देखना, मतलब उसके चित्र को देखना जरूरी होता है। इसी प्रकार अलग क्षेत्रों में जलवायु विभिन्नता भी देखने को मिलती है। मतलब कहीं ज़्यादा ठंड है तो कहीं ज़्यादा गर्म है, कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं कम बारिश होती है, कहीं ज़्यादा तापमान है तो कहीं कम तापमान है। ये अलग अलग जलवायु देखने को मिलती है। इस कारण से भारत में कई प्रकार की जो है तो खेती की जो विधियां हैं वो प्रचलित हैं, ठीक है। मतलब जैसे वहाँ की जलवायु होगी उस तरह की विधि के अनुसार वहाँ पे कृषि या फसलें उगाई जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये निर्वाह खेती है। निर्वाह खेती मतलब ऐसी खेती जिसमें केवल परिवार के ही सदस्य जुट करके और छोटे से ही जो है तो भूमि के टुकड़े में इस तरह की खेती कर सकते हैं लोग। इसमें लागत बहुत कम आती है। इसमें उतनी खेती करते हैं लोग जिससे उनका पेट भर सके, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है तो लगी हुई हैं। ये होती है निर्वाह कृषि, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़े पर होती है। इस तरह की खेती में आदिम औजार, आदिम यानी कि पुराने औजार, मतलब हाशिया जो होता है, खुरपा जो होता है, ठीक है, कुदाड़ी होती है, गैंती, फड़ुहा, इनका प्रयोग करके जो है तो क्या करते हैं, इस तरह की खेती ये लोग कर लेते हैं। इसमें परिवार या समुदाय का ही श्रम शामिल होता है। श्रम यानी मेहनत। यह खेती मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर होती है। जमीन की प्रकृति उर्वरता पर निर्भर होती है। अगर ज़मीन की उर्वरता बनी हुई है, ठीक है, तभी वहाँ पे इस प्रकार की फसलें की जाएंगी, ठीक है। और मानसून भी होना चाहिए। किसी विशेष स्थान की जलवायु को देखते हुए किसी विशेष फसल का चुनाव किया जाता है, ठीक है। इस निर्वाह कृषि को दोस्तों जो है तो क्या कहते हैं, कर्तन दहन खेती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्तन दहन खेती, ठीक है। इसके लिए जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को पहले काटा जाता है, ठीक है। जो भूमि का कोई एक टुकड़ा चुनते हैं, उस टुकड़े पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, उस पेड़ पौधों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और उसमें जो राख मिलती है, राख को जो है तो मिट्टी में फिर मिला दिया जाता है। और मिलाने के बाद उस पर जो है तो फसलें उगाई जाती हैं। इस तरह की खेती बस इतनी उपज हो पाती है जिससे परिवार का पेट भर सके। 2-4 बार खेती करने के बाद उस जमीन को परती छोड़ दिया जाता है। परती जमीन वह होती है दोस्तों जिसमें लगभग 6 मंथ या उससे लगभग 1 साल
कह सकते हैं हम। 6 मंथ या 1 साल से जिसमें खेती नहीं की गई है उसे ही हम प्रतिभूमि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम और आगे देख लेते हैं। फिर मतलब जो है तो उसको छोड़ दिया जाता है, फिर एक नई ज़मीन को टुकड़े को चुना जाता है, फिर उसमें यही प्रक्रिया की जाती है, पेड़ों को काट कर आग लगाकर कृषि की जाती है। ठीक है, और फिर जो है तो व्यापक रूप से प्रचलित तकनीकी है जो पूरे भारत में देखी जा सकती है। निर्वाह कृषि में सिंचाई सुविधाओं की कमी, सूखा तथा बाढ़ की स्थिति क्षति को देखते हुए इस कृषि में उन्नत उर्वरकों एवं कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उन्नत उन्नत बीज यानी कि हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड का बीज एवं कीटनाशक यानी कि कीटों का नाश करने वाली जो दवाई होती है, जैसे आप कोई फसल लगाए हुए हैं उसमें जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए दवाइयों का जो प्रयोग करते हैं लोग दोस्तों, उसी को कीटनाशक कहते हैं। ठीक है, तो उसका भी इस्तेमाल ये लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला जो कृषि का प्रकार है वो देख लेते हैं। हमारा बागवानी कृषि है दोस्तों। ठीक है, कौन सी कृषि है? बागवानी कृषि। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बगिया लगी हुई है, टमाटर लगा हुआ है। ठीक है, और इधर भी और कोई भी और जो है तो कई सारी फसलें लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये होती है बागवानी कृषि। ठीक है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। बागवानी कृषि के अंतर्गत ऐसी फसलें आती हैं जो लंबी अवधि की होती हैं। इसके लिए बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस श्रेणी में रबड़, चाय, नारियल, कॉफ़ी, कोको, ठीक है, टमाटर वगैरह उगाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि के लिए बहुत अधिक पूंजी एवं श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये जितनी सारी पाइपें लगी हुई है, जितना वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पे बागानी कृषि की गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना पैसा लगा होगा। ठीक है, इसमें जो बाउंड्रेशन किया गया होगा, ठीक है, इसमें जो पाइपें डाली गई हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की जो है तो ज़रूरत होती है इस तरह की कृषि को करने के लिए। ठीक है, इसी में जो है तो आगे देखते हैं कि इस प्रकार की कृषि के लिए बहुत अधिक पूंजी एवं श्रम की आवश्यकता होती है। कई कंपनियों एवं कॉर्पोरेट घरानों द्वारा बड़ी मात्रा में जमीन को लीज पर लेकर, लीज यानी ठेके पर लेकर जो है तो कृषि की जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि जबकि जो है तो बागवानी कृषि जो होती है केवल एक फसल ही उगाते हैं उसमें। ठीक है, जैसे चाय बागान। ठीक है, केरल, असम और कर्नाटक, महाराष्ट्र में बागान की कृषि की जाती है। इसमें एक ही फसल बोई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा अगला है गहन कृषि। ठीक है, हमारा अगला क्या है दोस्तों? गहन कृषि। यहाँ पे हम देख सकते हैं चित्र में दोस्तों गहन कृषि। ठीक है, ये है गहन कृषि। ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग जिसको भी बोलते हैं। ठीक है, इसे सघन कृषि भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना घन जो है तो कोई भी पेड़ जो लगे हैं दोस्तों, पौधे जो लगे हैं वो कितना घने लगे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको गहन या सघन कृषि कहते हैं। इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। इसे जो है तो सघन कृषि भी कहा जाता है। यह कृषि सघन कृषि या सघन खेती या सघन शासन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। उत्पादन की यह वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक व कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है। इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें उगाई जाती हैं। भारत में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि देखी जा सकती है। ठीक है, जहाँ घनी आबादी, क्योंकि वहाँ पे जो है तो भूमि की जो क्षेत्रफल है वो कम रहता है क्योंकि आबादी ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए वो थोड़ी सी भूमि अगर उनको मिली, उसी भूमि पर वह वैज्ञानिक तरीके से कृषि करना शुरू कर देते हैं। उसमें जो है तो ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग करके और वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसलें उगा सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो इसमें पूंजी का जो है तो ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल के दौरान अधिकतम संभव प्रयास के द्वारा उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास सामान्यतः 200% से अधिक सात गहनता वाला, ठीक है, क्षेत्र को गहन कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद हमारी जो तीसरी कृषि है दोस्तों, कृषि का जो तीसरा प्रकार है वो है स्थानांतरी कृषि। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये स्थानांतरी कृषि है। इसमें क्या होता है कि किसान जो है तो भूमि का कोई एक टुकड़ा चुनता है और उस टुकड़े में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जो है तो काट करके उसको जलाकर साफ कर देता है और फिर उसमें कृषि कार्य करता है। और एक कृषि फसल लेने के बाद मतलब 6 मंथ लगभग एक फसल लिया, एक फसल का उत्पादन लेने के बाद वह उस जमीन के टुकड़े को छोड़ देता है और छोड़ करके आगे बढ़ जाता है और फिर कोई जो है तो दूसरा जमीन का टुकड़ा चुनता है कृषि करने के लिए। वो भी वैसा ही टुकड़ा, उसमें भी पेड़ पौधे होते हैं, उसको काट करके जलाकर वहाँ पे कृषि करता है। तो यही प्रक्रिया ये लोग करते रहते हैं, यही जो है तो स्थानांतरी कृषि कहलाती है। ठीक है, इसी में इसको हम डिटेल से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, स्थानांतरित कृषि जो है तो यह जो है तो स्थानांतरणीय कृषि का प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और उपजाऊपन कम होने के बाद उनको छोड़ करके दूसरे टुकड़े चुन लिए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले चुने गए टुकड़े पर वापस प्रकृति वनस्पति का विकास हो जाता है। ठीक है, जैसे जिस जमीन पर उन्होंने जो है तो खेती की उसको छोड़कर आगे बढ़ गए, कुछ समय बाद उसमें पुनः से ही वनस्पतियों का यानी पेड़ पौधों का, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, उसमें फिर से जो है तो पेड़ पौधे उगाते हैं और फिर वही जो है तो घूम फिर के फिर से उसी स्थान पर आते हैं, फिर से काटते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया चालू रहती है आमतौर पर 10 से 12 वर्ष या कभी कभी 40 से 50 वर्ष की अवधि के बाद उसी भूमि के टुकड़े पर फिर से जो है तो कृषि की जाती है सफाई करके। ठीक है, इसको इसीलिए जो है तो इस खेती को जो है तो झूम खेती भी कहा जाता है, इसी को जो है तो झूम खेती या झूमिंग खेती भी इसे ही कहा जाता है। इससे जो है तो पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए भारत के कुछ हिस्सों में इस प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। ठीक है, कुछ हिस्सों में प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि जिस प्रकार से वनों को, पेड़ पौधों को काटते हैं लोग, उसके कारण काफ़ी सारी समस्याएं जो है तो पैदा हो रही हैं। ठीक है, इसीलिए उस पर रोक लगा दिया गया है। यह कृषि अभ्यास मुख्य रूप से जनजातीय समूहों द्वारा कंद और जड़ों वाली फसलों को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता था। कैसी फसलें उगाई जाती थी? कंद वाली और जड़ें वाली, मतलब जो है तो जिसमें जड़ बड़ी बड़ी होती हैं उस वाली फसलों को उगाते थे ये लोग, जैसे मूली वगैरह। ठीक है, स्थानीय रूप से इस कृषि को पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती कहा जाते हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पौध कहते हैं, केरल में जो है तो ओनम कहते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीवर, मसान, पेड़ा और तथा बीरा कहते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरा कहते हैं। क्या कहते हैं? वालरा। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट अगली जो कृषि है का जो प्रकार है दोस्तों वो है व्यापक कृषि। कौन सी कृषि? व्यापक कृषि, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये व्यापक कृषि, यह जो है तो बहुत ही बड़े भूभाग पर जो है तो इस तरह की खेती की जाती है, मतलब कृषि करने के लिए भूमि के बहुत बड़े क्षेत्रफल को चुना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम जो है तो डिटेल से देखते हैं। व्यापक कृषि जो है तो गहन खेती के विपरीत है। ठीक है, यह कृषि उत्पादन प्रणाली है जो खेती की जा रही है भूमि क्षेत्र के सापेक्ष श्रम, उर्वरक और पूंजी के छोटे इनपुट का उपयोग करती है। यह आधुनिक प्रकार की खेती है जिसमें बड़े पैमाने पर विकसित दुनिया में और भारत के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। इस पद्धति में जो है तो विस्तृत क्षेत्र में मशीनों द्वारा यांत्रिक विधि से खेती की जाती है जिसमें मानव श्रम की कम आवश्यकता होती है, लेकिन इस प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक होता है। ठीक है, और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, देशों में इस प्रकार की कृषि अधिक प्रचलन में है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला है वो है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है दोस्तों? ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाणिज्यिक कृषि है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं इस तरह की वाणिज्यिक कृषि होती है। वाणिज्यिक कृषि में केवल ऐसी फसलें उगाई जाती हैं, चाय, कहवा, कॉफ़ी, जिनको जो है तो केवल आप ये रोपण फसलें भी होती हैं। वाणिज्यिक कृषि ही जो है तो रोपण फसलें भी होती हैं। इनको जो है तो केवल इसलिए उगाया जाता है ताकि उसको बाजार में बेचकर पैसे प्राप्त किए जा सके, उसे ही वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक यानी कि जो है तो व्यापार दोस्तों, ठीक है। ऐसी फसलें जिनको जो है तो व्यापार करने के लिए उगाया जाता है वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। इसको डिटेल में हम देख लेते हैं। वाणिज्यिक कृषि इसे व्यापारिक खेती भी कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि का लक्ष्य उच्च उपज वाली फसल का उत्पादन करना है, इसे दूसरे क्षेत्रों व देशों में निर्यात किया जा सके। इस श्रेणी में जो है तो गेहूं हो गया, कपास हो गया, गन्ना, तंबाकू, मक्का, ये सब रखा जा सकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में नगद बिक्री के लिए जो है तो ये फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। हमारी अगली जो कृषि है दोस्तों उसको देख लेते हैं। दोस्तों सूखी भूमि खेती, ठीक है। ड्राईलैंड फार्मिंग, सूखी भूमि खेती, ठीक है। यह ऐसी भूमि जो एकदम पूरी तरह से सूखी हो, उस वाले भूमि पर इस तरह की खेती की जा सकती है जहाँ पे एकदम पानी की मात्रा कम ही हो, ठीक है, वहाँ पे की जाती है। एवं ढलुआ वाले भाग पर जहाँ पे ढलान हो उस जगह पर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मक्का उगा हुआ है, ठीक है। मतलब मोटी फसलें ही आप उगा सकते हैं इसके सूखे खेती के अंतर्गत। इस प्रकार की खेती देश के शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में की जाती हैं, ठीक है। भारत में इस प्रकार की जो खेती है वह उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत समेत शुष्क भूमि इलाकों में देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, मटर और कम पानी वाली फसलें ही बोया जाता है इस खेती के अंतर्गत, सूखा खेती के अंतर्गत, ठीक है। अगली हमारी जो कृषि है वो है गीली भूमि की खेती, ठीक है। गीली भूमि की खेती जैसे धान वगैरह जो बो दिया जाता है, धान जो है तो गीली में होती है, धान होती है, कपास होती है, ठीक है। धान एक रोपण कृषि भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो में, ठीक है। यहाँ पे जो है तो गीले भूमि की खेती है, ठीक है। ये जो है तो धान लगी हुई है, देख लीजिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसलिए ये गीले भूमि की खेती है, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। भारत के कई इलाके ऐसे हैं जिनमें मानसून में भारी बारिश, बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। ऐसे क्षेत्र अधिक पानी चाहने वाली फसलें ही उगाते हैं, जैसे चावल, जूट, गन्ना, ये अधिक पानी की ज़रूरत होती है तो यही फसलें वहाँ पे उगा दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है तो बारिश बहुत तेज़ होती है और बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, इसीलिए यही फसलें उगाई जाती हैं। भारत में प्रायः अच्छी तरह से सिंचित क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट में इस प्रकार की खेती देखी जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।